मानसिक स्वास्थ्य ही जीवन का सच्चा धन है बिकॉज व्हेन द माइंड इज हेल्दी लाइफ is balanced. So, welcome to today's podcast with Pranati. And today we dive into the psychological challenges faced by the children, students, youth, and young professionals. And today we are honored to have with us Professor Dr. Rakesh Kriplani, a well known psychologist of India, known for his impactful work on with students, with children, with young professionals, and in dealing with all these cyber awareness and other crimes. So, welcome, Dr. Kriplani. Thank you, Nonati. Thank you. Thank you for inviting for this podcast. First of all, I congratulate you for all your awards, achievements, and accolades. Congratulations. Thanks. It was my contribution to the society. Just a small task. Okay. So now since exams are nearby, exams are approaching, तो मेरा first question है कि how can the students tackle this exam stress? क्योंकि आजकल हम देखते हैं इतना ज़्यादा कंपटीशन आ गया है, पेरेंट्स का प्रेशर रहता है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. तो स्टूडेंट्स जो हैं ये स्ट्रेस से कैसे बाहर आ सकते हैं या कैसे इसको थोड़ा एलिमिनेट कर सकते हैं? बहुत ही सही समय पे आपने ये प्रश्न पूछा क्योंकि एग्जामिनेशन बिल्कुल पास में है और सभी तरफ में भी स्ट्रेस की समस्याएं बढ़ती चली जा रही है. तो मेरा सभी लोगों को मैसेज यही रहेगा बेसिकली कि बच्चे जो भी इस वक्त में स्टूडेंट्स एग्ज़ाम का स्ट्रेस ले रहे हैं वो ज़्यादातर मेंटल स्क्रिप्ट बना लेते हैं. वो मेंटली एक स्क्रिप्ट निकाल लेते हैं कि मैं पास होगा कि फेल होगा. पहले से ही वो बेसिकली कर्मफल की इच्छा करने लग जाते हैं कि क्या आउटपुट निकलेगा. तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट कि क्या होगा बाद में, वो प्रेजेंट में रहें, इस वक्त में रहें कि मेरे पास लिमिटेशन है, मैं पढूं या नहीं पढूं, अच्छे से पढूं या मैं नहीं पढूं. वो पढ़ ले अच्छे से और रिजल्ट के बारे में चिंता न करें. तो भगवत गीता की वही लाइन, जहाँ कर्म करो फल की चिंता मत करो, उसी चीज़ को फॉलो करें. वो प्रेजेंट में रहेंगे तो एग्जामिनेशन का स्ट्रेस कम रहेगा. जहाँ उन्होंने मेंटल स्क्रिप्ट बनाया कि नहीं मेरे क्या मिलेगा, कितने मार्क्स मिलेंगे, ये उनके हाथ में नहीं है. बेहतरीन एग्ज़ाम देना और नहीं देना ये उनके हाथ में. रिजल्ट अच्छा आना नहीं आना ये उनके हाथ में नहीं है. ये ऐसा सोच के करेंगे तो स्ट्रेस कम हो जाएगा उनको. तो मेरे ख्याल से सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ये मैसेज सुन ही रहे होंगे. सो डू फॉलो दिस थिंग्स. और मैं पूछना चाहूँगी कि आजकल जो है मोबाइल एडिक्शन बहुत ज़्यादा हो गया है एंड साइबर क्राइम भी बढ़ गया है उसके वजह से. सो पेरेंट्स जो है ये कैसे डील करें मोबाइल एडिक्शन से? यानी बच्चे जो है वो दे आर मोर टूवर्ड्स वॉचिंग ऑल दिस थिंग्स. सम थिंग्स आर बेनिफिशियल लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें रहती हैं विच द चिल्ड्रन शुड नॉट सी. तो ये मोबाइल एडिक्शन जो है वो कैसे कम किया जा सकता है? सबसे पहले ये भी जानना बहुत ज़रूरी है सभी पेरेंट्स को जो मुझे सुन रहे हैं और जो बच्चे सुन रहे होंगे इस वक्त में, कि ये सिर्फ मोबाइल एडिक्शन तक सीमित नहीं है. एक बहुत बड़ी एक कॉन्स्पिरेसी कह सकते हैं हम लोग, जो आज शायद पहली बार सभी लोग सुनेंगे ये बात को. कॉन्स्पिरेसी जो है, जो इंटरनेशनल लेवल पे हमारे बच्चों को इनकी मानसिकता को बिगाड़ने के लिए चल रही है बहुत समय से. ये काफ़ी समय से चल रही है. मैं 2010 से करीब करीब मोबाइल एडिक्शन के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ. जब उस वक्त में ऑरकुट ख़त्म हुआ था और व्हाट्सएप एंट्री हुआ था और साइबर साइकोलॉजी करके एक सब्जेक्ट मैंने शुरुआत किया जिसके लिए मैं पायनियर रहा हूँ अक्रॉस द ग्लोब और इनफैक्ट यूएन भी गया हूँ उसके लिए मैं यहाँ से. और उस सब्जेक्ट के लिए जब मैं काफ़ी लोगों से बात करता रहा, कहता रहा कि ये प्रॉब्लम आने वाली है या आ रही है, तो बहुत लोग मुझे क्रेजी मांगते थे कि कभी मोबाइल एडिक्शन भी कोई समस्या रहने वाली है क्या. Okay, means you were doing it right from 2010. 10 की बात है And now we are in 2025. 25 की बात है ये. तो उस वक्त में जब कहता दो कहते थे क्रेजी है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसा कुछ होने वाला है. तो मैंने बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स को, पुलिस डिपार्टमेंट को, सब लोगों से बात करना शुरू किया कि साइबर साइकोलॉजी के ऊपर हम कुछ कार्यक्रम चलाएं. काफ़ी लोगों ने उस वक्त सोचा कि नहीं ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है. पर स्लोली ग्रेजुअली अल्टीमेटली 15, 16, 17 तक आते आते हम लोगों ने सारे स्कूल्स में प्रोग्राम शुरू किए और डिजिटल वेलनेस के प्रोग्राम लॉकडाउन के 5 साल पहले हमने शुरुआत किए थे, जहां बच्चों को मोबाइल एडिक्शन को लेके इनके गेम्स, पबजी और फ्री फायर, इन गेम्स के बारे में हमको बताते थे. लेकिन तब भी 2018-19 तक भी जो लॉकडाउन के पहले का जो मिशन था वो गेमिंग एडिक्शन के ऊपर में था, गैमलिंग के ऊपर था, इनके जो ऑनलाइन के ऊपर में जो रिलेशनशिप थे उसके ऊपर चल रहा था. राइट. लेकिन पिछले 5 साल के अंदर में ये कह सकते हैं कि लॉकडाउन के 5 साल के अंदर ये अब समस्या टोटली चेंज हो गई है. यस ट्रेमेंडसली इट हैज इंक्रीज्ड. ज़बरदस्त हो गया है. और लॉकडाउन में जो 2 साल 2.5 साल बच्चों के हाथ में जो मोबाइल आया और जो एक्सपोजर हुआ, जो 20 साल बाद समस्या आने वाली थी वो 2 साल के अंदर में आ गई. तो बच्चों की लर्निंग गैप बढ़ गई, बच्चों का एडिक्शन बढ़ गया
और बच्चे रील्स और शॉर्ट्स के ऊपर में, तब रील शॉर्ट्स नहीं थे उस वक्त में, यूट्यूब था उस वक्त में, 15-20 मिनट तक देखना पड़ता था, अब 30 सेकेंड्स तक के आ गए। तो अटेंशन स्पैन भी जो है बच्चों का, जो भी आपने मुझे कंसंट्रेशन के लिए बच्चों के पढ़ाई का पूछा, तो आप सोचिए कि 9 घंटे की मुगल आजम की मूवी आज से 50 साल पहले, वहाँ से कटते कटते हम 30 सेकेंड तक पहुँच गए हैं। और रिसेंट स्टडी ये कहती है कि बच्चों का अटेंशन, ह्यूमन अटेंशन स्पैन 8 सेकेंड है सिर्फ। अगर 8 सेकेंड तक अगर आप कोई वीडियो को देखते हैं तो आप फेसबुक के, इंस्टाग्राम के पोटेंशियल कस्टमर है। पर ये जो कॉन्स्पिरेसी जो है, ये जो षड्यंत्र रचा जा रहा है सब तरफ से, वो यही है कि बच्चों को किसी भी तरीके से इतना एडिक्ट किया जाए कि ये मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाए, क्योंकि हमारा 50% पॉपुलेशन इंडिया में यूथ है। और आज अगर 10-12 साल का बच्चा अगर एडिक्शन में लग जाता है तो अगले 10-12 साल के अंदर में ये मोबाइल की एडिक्शन में इसका डोपामिन नाम का केमिकल बिगड़ जाएगा और ये इतना एडिक्ट हो जाएगा जैसे कोकेन जैसा एडिक्शन होता है। साथ ही साथ इन लोगों को वो रील्स, वो शॉर्ट्स दिखाए जा रहे हैं, वो वीडियोस दिखाए जा रहे हैं जिसमें ये अपने माता पिता की बेइज्जती करें, दूसरे धर्मों की बेइज्जती करें, अपने देश की बेइज्जती करें, अपनी टीचर की बेइज्जती करें। तो पेरेंट्स को, समाज को समझ में दिखाई नहीं दे रहा है ये कि बच्चे ये देख देख कर अंदर ही अंदर अपनी आइडियोलॉजी को बदल रहे हैं, सोच को बदल रहे हैं और वैसा ही व्यवहार अपने घर और स्कूल में कर रहे हैं। तो 10-12 साल के अंदर में ये कंट्रोल के टोटल बाहर हो जाएंगे। तो मोबाइल की अगर बात करें तो साइबर क्राइम तक सीमित नहीं है। मोबाइल का, उसकी मानसिकता, उसकी आइडियोलॉजी, उसके आने वाले समय पे जो हमारा समाज रहेगा वो भी बिगड़ता चला जा रहा है, वो किसी को दिख नहीं रहा है। जैसे एक सिंपल सी बात, आज के समय बच्चे विलेन को हीरो मानने लग गए हैं, नेगेटिव को। तो इन्होंने बदलाव ला लिया, यानी अब हमारे पास सुपर हीरोज नहीं है। अब हम चाहते हैं कि पुष्पा न मरे, हम चाहते हैं एनिमल में कैरेक्टर न मरे, है ना, मिर्ज़ापुर में वो बबलू न मरे। हम चाह रहे हैं कि ऐसे लोग जो हैं वो जीतना चाहिए जो खून खराबा करता है। तो इस प्रकार की मानसिकता की कॉन्स्पिरेसी चल रही है, जिसके लिए सभी पेरेंट्स ने, समाज ने आगाह होना चाहिए कि प्रॉब्लम सिर्फ एडिक्शन तक नहीं है, उससे बियॉन्ड है ये, उस पर हम काम कर रहे हैं। ये हमारा मिशन है पूरा। ओके, तो हम स्कूल लेवल में कैसे इसको ये कर सकते हैं कि जैसे क्या टीचर्स कोई रोल कर सकते हैं अदा मोबाइल एडिक्शन स्कूलों में के हम लिए? वही कर रहे हैं। स्कूलों में हम टीचर्स की ट्रेनिंग कर रहे हैं, पेरेंट्स की ट्रेनिंग कर रहे हैं, बच्चों के लिए हम कंपलसरी सेशंस कर रहे हैं साल के 4 से 6 हर स्कूल में। नागपुर के जितने जाने माने स्कूल्स हैं, सेंटर पॉइंट से लेके सारे स्कूल्स में, इन सभी स्कूल्स में बच्चों के कंपलसरी सेशन चलते हैं और टीचर्स के भी होते हैं, पेरेंट्स के भी होते हैं। जब तक समाज तीनों मिलके काम नहीं करेगा, इन बच्चों को इसमें से निकाल नहीं सकते। सिर्फ बच्चों को दोष देना कि तुम मोबाइल छोड़ दो, तो उसको अल्टरनेटिव नहीं है। मोबाइल छोड़ो तो करूँ क्या? आप स्पोर्ट्स खेलेंगे, पेरेंट्स बोलते टाइम नहीं है। कहीं लेकर जाएंगे तो बोलते टाइम नहीं है। ट्यूशन चले जाओ, उसमें समय निकाल लो। तो सुबह से लेकर रात तक अगर वो ट्यूशन और स्कूल में रहेगा तो खेलेगा कब? अगर नहीं खेलेगा तो मोबाइल में खेलेगा। तो अल्टरनेटिव देना की जरूरत है इसमें। राइट, आजकल हम देखते हैं जैसे बहुत सारे पेरेंट्स जो है वो जब बच्चा 5 साल का हो जाता है, देन राइट फ्रॉम अर्ली एज दे गिव मोबाइल इन द हैंड्स ऑफ द चिल्ड्रन। तो इज इट राइट? एंड देन दे फील प्राउड कि देखो हमारे छोटे से बच्चे को ये चलाना आता है, ये ऐप आता है, वो ऐप आता है। तो इज इट राइट? कहाँ तक ये सही है और पेरेंट्स ने क्या करना चाहिए? मीन्स इज इट राइट? और क्या आपका क्या एडवाइस है? तो ये प्रश्न ऐसा हुआ कि क्या 5 साल के बच्चे को ड्रग्स देना चाहिए क्या? क्वेश्चन ऐसा हुआ। ड्रग्स तो ड्रग्स ही है, किसी भी उम्र में काम का नहीं है। आई हैव सीन कि पेरेंट्स जो है उनको बहुत प्राउड फील होता है कि हमारे छोटे बच्चे को ये चलाना आता है, वो चलाना आता है, व्हाट्सएप पे मैसेज करना आता है। तो ये भी तो कहीं गलत ही हो गया है। तो मेरे ख्याल से शायद पहले ट्रेनिंग तो पेरेंट्स की दी जाए। बिल्कुल, बहुत ज़रूरत है। देखिए, आज से कुछ साल पहले मुझे याद है, मैं कभी एक पेरेंट को से कहा कि मैंने आपका बच्चा बहुत मासूम दिखता है। तो पेरेंट मुझ पर नाराज़ हो गए, कहने लगे कि आपको मेरा बच्चा इतना बुद्धू दिख रहा है। मैंने कहा मैंने मासूम कहा, तो उन्हें मासूम शब्द जो है वो गाली जैसी लग रही थी। उन्होंने कहा मेरा बच्चा क्लेवर क्यों नहीं बोले आपने? क्योंकि आज के समय में सबको क्लेवर रहना ज़रूरी है। तो मासूमियत हटा दिए तो बच्चे हो गए बहुत ही छल में, पेरेंट्स को मैनिपुलेट करने लग गए। अब पेरेंट्स आते हैं कि सर हमारा बच्चा बहुत मैनिपुलेट करता है। हमने खुद ही वो समाज चाहा। और वैसे ही सेम छोटे बच्चों के साथ में भी है कि जहाँ इन बच्चों को इतने टेंडर नर्व्स रहते हैं, 1-2 साल के बच्चों को ये लोग मोबाइल हाथ में देते हैं, तो उस वक्त में इनका जो ब्रेन का स्कल का जो हिस्सा रहता है ना, बहुत टेंडर रहता है उस वक्त में। तो ब्रेन में बहुत ज़्यादा असर आता है। इसलिए कोई भी पीडियाट्रिशियन हो, कोई भी न्यूरो साइंस हो, मना करता है कि आप बच्चे को मोबाइल हाथ में ना दें। और 6 साल के नीचे तो बिल्कुल भी नहीं देना है। लेकिन पेरेंट्स क्या है, चुप कराने के लिए, क्योंकि उन्हें बात करना है, उन्हें टीवी देखना है ना, कोई पार्टी में जाना है। तो हर पार्टी में हम देखते हैं कि बच्चे कोने में अपने मोबाइल लेके बैठते हैं और पेरेंट्स अपना वहाँ डांस कर रहे हैं, उनको दे दिया कि चुप कर बैठा रहेगा।
तो ये बच्चों को कंडीशनिंग तो कर रहे हैं, लेकिन उसका ब्रेन पे जो असर आ रहा है, ब्रेन के जो कनेक्शंस हैं, ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, वहाँ वो बिगड़ रहे हैं, वो किसी को दिख नहीं रहा। आप सोचिए कि इतने हद तक कि अभी सब लोगों के इस पे नाराज़गी है कि ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल के नीचे के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन किया, है ना, सब बैन कर दिया उन्होंने। फेसबुक, इंस्टाग्राम बैन है वहाँ पर, अभी इलीगल कर दिया। चाइना खुद वहाँ पर अपने बच्चों के लिए एक ही घंटा 8 से 9 गेमिंग कराती है, 8 से 9 के अलाउड नहीं है। अभी हमारी कंट्री में ये कब आएगा पता नहीं, हम तो बहुत कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन 5 साल के नीचे के बच्चा तो ऑब्वियसली पेरेंट्स ने बिल्कुल भी कोशिश नहीं करना चाहिए। बच्चे को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन होता है, अगर उससे मोबाइल छीना तो पैर पटकने लग जाएगा, हाँ, यस, इट इज रोने लग जाता है, क्राइंग करने लग जाता है। फिर पेरेंट्स को वो इतना समय नहीं उसको चुप कराने का, गले लेने का, तो फिर मोबाइल उसके हाथ में दे देते हैं। तो राइट फ्रॉम द एज ऑफ 6 उसको एडिक्शन हो जाता है। छोटे बच्चों को, 2.5 साल के बच्चों को भी एडिक्शन हो गया है। आप देखिए बहुत सारी वीडियोस आ चुके हैं सब तरफ में, जहाँ बच्चे से मोबाइल छीनने पे वो सर पटक रहा है, हेड बैंगिंग कर रहा है वो। तो वो आज के समय में चिंता का विषय है, इतने छोटे बच्चों को हम एडिक्ट कर रहे हैं उस चीज़ को। आपने जैसे अभी बात की कि पुष्पा 2 और एनिमल जैसी मूवीज़ जो है वो चल रही है, एंड वी आर सीइंग कि बिकॉज ऑफ वेब सीरीज़ कुछ मूवीज़ भी हो गए और मोबाइल एडिक्शन भी हो गया, जो रील्स वो देखते हैं, एंड इट इज़ सीन कि बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गया है। एंड तो हाउ टू टैकल दीज इश्यूज, जो बच्चे बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाते हैं, तो इज़ देयर एनी काउंसलिंग फॉर देम, और कौन से स्टेज में हम समझे कि बच्चे को नहीं अभी इसको इसे काउंसलिंग की ज़रूरत है एंड वी शुड गो एंड कंसल्ट समवन, तो वो पेरेंट्स ने कब समझना चाहिए और काउंसलिंग से क्या वो ठीक होंगे? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, बहुत ही आपने तर्क से पूछा है क्वेश्चन। 1.5 से 3.5 साल का बच्चा यूजुअली जो एज का रहता है, इसको टेम्पर टेंट्रम्स का एज कहते हैं। उस दौरान पे बच्चा अपना सर पटक सकता है या कभी कह सकता है कि ना बोल सकता है, लेकिन अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा ऐसा करता है, जब अगर 3.5 साल के बाद भी करता है, वो ना बोलता है, एग्रेसिव होता है किसी चीज़ को लेके, तब माना जाता है कि नहीं ये एग्रेसिव टेंडेंसीज इसकी बढ़ रही है। छोटे बच्चे की बात करें, अपर एज में अगर हम बात करें कि कोई बच्चा अगर थोड़ा नाराज़ होता है, मुंह फुलाता है, इसको हम एग्रेशन नहीं बोलते। तो एग्रेस्ड होना, गुस्सा या नाराज़ होना, ये अलग अलग शब्द हैं सब। तो अगर कोई पेरेंट्स ये देखते हैं कि बच्चा सामान फेंकता है, स्क्रीम करता है, सर पटकता है, किसी और को मारता है, खुद को मारता है, माँ बाप के हाथ पैर नकोड़ लेता है, आजकल घरों में चल रहा है, बच्चे मारने लग गए हैं पेरेंट्स को, तो ये टाइम है जब उन्होंने समझना चाहिए कि ये चीज़ को यहीं स्टॉप करना है। जहाँ वो बच्चे को सोचते हैं कि इसको डांटूंगा तो ये कुछ कर देगा, जहाँ सोचते हैं कि अगर कुछ बोलूँगा तो ये नाराज़ हो जाएगा, बच्चा समझ जाता है कि उससे सब कुछ इसी चीज़ के माध्यम से मिलने वाला है, यानी लाउड होने से, गुस्सा होने से। बच्चों को लगता है कि मारूंगा पीटूंगा तो मम्मी पापा सब कुछ दे देंगे मेरे को। दूसरा, कैसे माँ बाप जो खुद बच्चों को मारते हैं, उन्हें भी इस बात से अपने आप को कंट्रोल करना है कि बच्चों को मारने से हम बच्चों को भी यही सिखा रहे हैं कि मारपीट के माध्यम से मिलेगा सब कुछ, है ना। कुछ चाहिए लाइफ में तो किसी को पिटाई दो, एक झापड़ दे दो, तो बच्चा भी सीख जाता है कि किसी और से मुझे कुछ लेना है तो मैं झापड़ दे दूंगा। तो पेरेंट्स भी एज अ रोल मॉडल समझना है कि मारपीट नहीं करनी है ना उसको एंटरटेन करना है, ना खुद मारपीट करनी है। और तीसरा ये देखना है कि बच्चे का एनर्जी जो है आज के समय सारे बच्चों की वो एक्स्ट्रा है। ये समझिए कि आप और हम 440 वोल्टेज से पैदा हुए, ये 1680 से पैदा हुए हैं, है ना, और कंजम्पशन इनका 100 हो रहा है ना। इतना डेटा कंज्यूम कर रहे हैं सारा दिन भर, ये रोज़ का इतना जीबी डेटा जा रहा है और सीडेंट्री लाइफस्टाइल में बैठे हैं, इतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है इनके साथ में। ऐसे टाइम पे हम इनकी स्पोर्ट्स बंद करा देते हैं, बाहर खेलने नहीं देते हैं, बिल्डिंगों में बच्चे नहीं हैं, घर परिवार में कजन्स नहीं हैं, जो प्ले था, जो खेल था पहले, वो सब बंद हो चुका है। 4:30 बजे बच्चा स्कूल से आता है और फिर उसके बाद ट्यूशन चले जाता है वो 4 घंटे के लिए, फिर 8:30 बजे आता है, फिर बोलते हैं होमवर्क भी करो, उसके बाद बोलते हैं अब तुम अपने कमरे में चले आओ। ऐसे टाइम पे बच्चे के अंदर में पैसिव एग्रेशन जो है कि मुझे कुछ मन की नीड्स पूरी नहीं हुई, माँ बाप के साथ समय नहीं गुजारा, दोस्तों के साथ खेला नहीं, तो उसका खेल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका स्पोर्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर घर में ठीक करना है तो ये सारी चीज़ें करें, यानी उसको स्पोर्ट्स कराएं, खेलें, बातें करें, घर के वातावरण में ह्यूमर रखें, हंसी मजाक रखें। अब कई बार पिताजी घर में ऐसे आते हैं जैसे माउंट एवरेस्ट से उतर के आए हैं, है ना, एकदम उतरे हुए चेहरे के साथ आते हैं। तो बच्चा पहले समझ जाता है कि इनके साथ तो बात नहीं कर सकते, मम्मी पूरे सास को, भाइयों को, सबको मैनेज कर करके थक गई चुकी रहती। तो बच्चा जब घर आता तो खेलने कूदने के लिए, हंसी मजाक के लिए कोई नहीं है, ऐसे कारण से ही वो मोबाइल में एंटर करता है। वहाँ नहीं रहा तो गुस्सा करेगा। तो अगर काउंसलिंग का एज है तो वो कोई भी एज में आ सकते हैं। 3 साल के अभाव में भी बच्चा अगर बाइट करता है, सर पटकता है,
कोई सामान फेंकता है, तो 3-4 साल की एज से ही उसको थेरेपी के लिए लाया जा सकता है। ठीक है, 3-4 साल का बच्चा समझने लायक नहीं रहता है थेरेपी, हाँ। लेकिन पेरेंटिंग के माध्यम से चेंज किया जा सकता है। 6-7 साल के ऊपर के बच्चे की काउंसलिंग शुरू की जा सकती है। 12-15 साल के ऊपर में और बेटर हो सकता है ऐसा। तो एज जो है वो किसी भी एज में हम लोग काउंसलिंग कर सकते हैं उसको। तो दैट मीन्स कि पेरेंट्स दे प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल। अगर मोबाइल एडिक्शन हमको दूर करना है या मोबाइल से दूर रखना है तो पेरेंट्स दे प्ले वेरी क्रूशियल रोल। बिल्कुल यही बिल्कुल, यही समझेंगे आप। सबसे इम्पोर्टेंट है वो। और भी एक चीज़ देखी गई है कि आजकल के बच्चों में पेशेंस, धैर्य नहीं रहा है। तो ये कैसे हम इनकलकेट कर सकते हैं? शायद पेशेंस वर्ड ही चले गया है डिक्शनरी में से। बहुत अच्छी बात है ये भी। ये कैसा है, तो ये कैसे हाउ टू इनकलकेट दिस थिंग्स? कैसा है कि जो पिछले 10 से 20 साल जो निकले हैं, जेनजी और अल्फ़ा का जनरेशन, 2000 के 2010 तक जेनजी, 2010 से उसके बाद का अल्फ़ा, ये दोनों जनरेशन जो है इन्होंने यस कल्चर देखा है। हाँ, यस ना बोले कि ज़मीन पे सो जाते नेताओं के जैसे यस, कि दे मेरे को होना ही कैन होना। टैकल रिजेक्शन। रिजेक्शन को टैकल नहीं कर हाँ। पाते हैं। अब क्यों नहीं कर पाते हैं कि पहले 5-7 बच्चे थे पेरेंट्स को, एक आध नालायक निकला तो चलता कि चलो ठीक है, 5-6 तो हैं ही। अब क्या एक ही बच्चा है, तो जो बच्चे को इतना ज़्यादा पैम्पर किया जा रहा है, इतना ज़्यादा डरा जा रहा है। जैसे पहले के समय में अगर हम बात करें 20-30-40 साल पहले की बात, कि फादर घर पे आते थे तो बच्चे डरते थे। आजकल पापा ही डरते घर जाने से कि क्या मांगने वाला है, पता नहीं कौन सा PS5 मांगेगा, क्या मांगेगा, वो डर डर के घर जाते कि कौन सी कार की डिमांड होने वाली है। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग बहुत डर गए हैं एक्चुअली, है ना। तो हम लोग इसके कारण से ओवर पेरेंटिंग कर रहे हैं, ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, तो वो यस कल्चर में आ रहे हैं। इसके कारण से इनको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, मुझे तुरंत चाहिए, मैं ना नहीं सुन सकता हूँ। इसलिए मॉल जाते हैं, किसी स्टोर में जाते हैं, कुरकुरे मांग लिया, जेली मांग लिया और ना बोले तो वहीं वो पैसेज में सो जाते हैं। तो पेरेंट्स घबरा जाते हैं, सबके सामने सोचते हैं अरे क्या कर रहा है, ले लेते को जो चाहिए ले ले। तो बच्चा समझ जाता है कि ये एक्ट करने से मुझे पूर्ति हो जाती है। तो इसीलिए अगर पेशेंस को बढ़ाना है सबके घर में, तो सबसे पहले तो घर के वातावरण को बदलना पड़ेगा और सभी को पेशेंस के साथ रहना पड़ेगा। जैसे सिंपल सी बात है, खाना खाते वक्त एक साथ बैठ के बात करना, है ना। साथ में कभी एक आधा कोई ऐसा गेम खेलना जिसमें बहुत समय लगता है। आजकल हर कोई जल्दी जल्दी चाहता है रिमोट करो, एक भी ऐड आई तो रिमोट से चेंज कर देते, फ्लिप कर लेते हैं। तो वो देखता है कि पापा तो ये चेंज कर लेते हैं, एक भी ऐड के ऊपर सस्टेन नहीं करते जैसे हम पहले देखते थे कि ऐड क्या है, अभी तो किसी को पता नहीं। तो इसलिए घर के वातावरण में अगर वो देखता है कि उनके पापा मम्मी पेशेंस कैसे रखते हैं, वो अपने दादाजी के साथ कैसे पेशेंस रखते हैं उनके पिताजी, तो वो अपने पिताजी के साथ रखेंगे। जब उन्होंने घर के वातावरण में नेचुरल स्कूल में पेशेंस देखा ही नहीं, तो वो बाहर कहाँ से सीखेगा। और हर जगह पे फास्ट ट्रैक का बटन है, हर जगह पे आज के समय में फॉरवर्ड का बटन दबा दिए, जल्दी से कुछ करना है, क्रैश कोर्सेज करना है, 30 सेकंड की वीडियो देखने हैं, तो हर जगह पे अटेंशन स्पैन वैसे ही बहुत कम है। तो इसलिए पेशेंस के लिए पहला वातावरण है घर का। दूसरा ये कि मेडिटेशन है, योग है, माइंडफुलनेस है, प्लस थोड़ा सा बच्चे को ये भी समझ में आए कि ज़िंदगी में जो कुछ भी मैं चाहता हूँ वो हमेशा मिलेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो उसको समझ में आया कि ना भी मैं पापा ने कह दिया कि नहीं लेके दूंगा तो पॉसिबल है नहीं मिलेगा, लेकिन वो जैसे पीयर ग्रुप में जाता है तो फ्रेंड्स बोलते तेरे पास नहीं है मेरे पास है, फिर वो घर पे आके दुखी होता है, दुखी होकर पापा को बोलता है अरे पापा अपने पास ये कार नहीं है, पिताजी गिल्ट में चले जाते कि मैं कैसा फादर हूँ, ये मेरे बच्चे को गाड़ी नहीं लेके दे सक रहा हूँ। तो ये जो साइकिल है ना, ये विशियस साइकिल है बहुत बड़ी। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि पेरेंट्स ने जो है वो अपने बच्चों के साथ मैक्सिमम टाइम स्पेंड करना चाहिए सो दैट हमारी भी जो लाइफ है वो लाइन पे आ जाए। ओके, मैं अभी पूछना चाहूँगी कि पीयर प्रेशर जो है, हाउ टू टैकल दीज थिंग्स। बच्चे जो है आजकल इतना ज़्यादा, यानी कंपटीशन तो है ही, एंड सम पेरेंट्स दे डू कंपैरिजन। तो एक तो पेरेंट्स के हिसाब से भी वो चीज़ सही नहीं है, एंड समवेयर चाइल्ड ऑल्सो फील कि हाँ मेरे पेरेंट्स जो है वो कंपेयर करते हैं मुझे, और उसके वजह से उसमें भी एक ये आ जाता है, नेगेटिविटी आ जाती है। एंड इवन जो स्कूल्स में जो एटमॉस्फेयर रहता है कि जो बच्चे काफ़ी अच्छे रहते हैं पढ़ाई में, उनको हमेशा आगे लाया जाता है। सम स्कूल्स दे डू दिस थिंग्स, तो पीयर प्रेशर भी बढ़ जाता है। तो हाउ कैन द स्टूडेंट्स और हाउ कैन द चिल्ड्रेन दे टैकल दिस थिंग्स? पीयर प्रेशर सबसे ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम हो गया है अभी।
कारण ये एक तो इंटरनेट उनको हर सेकंड ये बताता है किसी और की ज़िंदगी तुमसे बेटर चल रही है। यस, एग्जैक्टली। है ना, किसी के पास बेटर कार है, किसी के पास बेटर वेकेशन है, किसी के पास बेटर गाड़ी है, अपना कपड़े हैं, तो वो बार बार वहाँ से वो चाहता है उसके स्टैंडर्ड नॉर्म कहीं और से गिरे। इसलिए जब वो स्कूल जाते हैं तो आजकल बच्चों के शूज़ को लेके, मोबाइल को लेके इनकी बहुत कंपैरिजन होती है, जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा बुली भी होते हैं, स्ट्रेस में भी आते हैं, घर आने का उनका व्यवहार भी बदलता है। तो आज के समय समझ के चलिए कि पीयर प्रेशर पहले ऐसा नहीं रहा कि मार्क्स के ऊपर कुछ सीमित रही है चीज़। आज के समय उनका एक वर्ड है फ्लेक्स। फ्लेक्स मतलब जहाँ वो बोस्ट करते हैं, अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं। जेन-ज़ी अल्फ़ा का वर्ड है फ्लेक्स। तो वो लोग दिखाने की कोशिश करते हैं कि मेरे पास कौन सा गॉगल है, परफ्यूम कौन सा है मेरे पास में, है ना। वो बार बार अपने इन ब्रांड्स के जो पीछे के जो अपने लेबल रहते हैं वो तक वो लोग इंस्टाग्राम पे डालते हैं कि मैंने H&M के कपड़े लिए हैं। शू का काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड हो गया है, काफ़ी ट्रेंड हो गया है, शूज़ का फ़ोटो डालते हैं। तो ये पेयर प्रेशर ही है इनके साथ में। जब ये नहीं सस्टेन कर पाते वहाँ पर तो इनका इफेक्ट घर पे आना शुरू हो जाता है, उनके व्यवहार में, उनके माता पिता को देखने का तरीके में। यहाँ तक कि पीयर प्रेशर में अभी बच्चे अपने पेरेंट्स से पूछने लग गए हैं, फादर से, कि आप कितना कमाते हैं। 10 साल के बच्चे पूछते हैं कि आपने कितनी SIP की हुई है, आपका बैंक बैलेंस कितना है, आपने इंश्योरेंस किया है कि नहीं किया है, आपके जाने के बाद मुझे कितना मिलने वाला है। ये 10-11 साल के बच्चे पेरेंट्स को पूछते हैं। पेरेंट्स बहुत दुखी हो जाते हैं कि ये क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, पर वो वहाँ स्कूल में सुन के आता है कि उसके पापा के 10 करोड़ का इंश्योरेंस है उसके। तो ये बच्चों पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चे को सेंसिटिविटी नहीं है, क्या ये मेरे मरने के ख्वाब देख रहा, पर वो पीयर प्रेशर में उससे अपने स्कूल में बताना रहता। साथ ही साथ फिर इन लोगों के ड्रग्स, वेपिंग, ये बहुत ही कॉमनली चल रहे हैं सब स्कूल्स में, वेब स्पेसिफिकली। तो अगर जो बच्चा क्लासरूम के अंदर में मान के चलिए गाली गलौज नहीं करता है, चिल्लाता नहीं है, उल्टा सीधा बोलता नहीं है, स्लैंग लैंग्वेज बहुत बड़ी बात हो गई आजकल, तो वो क्लास के अंदर में उस ग्रुप को बिलोंग नहीं करता, उससे बाहर कर देते। उसे एक नया वर्ड बोलते हैं आजकल, चोमू, कि ये चोमू है, तू बाहर हो जा, जो गाली नहीं बकता। तो जो वेप नहीं करता है फिर उसको भी बाहर कर देते। जो लड़कियां उटपटांग सेक्सुअल बातें नहीं करती है उसे भी बाहर कर देते हैं। तो पीयर प्रेशर का जो अभी दायरा है वो बहुत बड़ा हो गया है। जो पेरेंट्स को अंदाज़ा नहीं आता है, पेरेंट्स को घर में लगता है बच्चा मेरा बहुत मासूम दिख रहा है, पर वो नाखुश दिख रहा है। उन्हें नहीं पता रहता है कि उनकी ऑनलाइन की ज़िंदगी में और स्कूल की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। इसके कारण से कई सुसाइड्स, कई प्रकार के खुद को जो नुकसान पहुंचाने की जो प्रवृत्तियां बढ़ रही है। पेरेंट्स बोलते 90% मार्क्स लाता है सर, फिर सुसाइड अटेम्प्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी, पर उन्हें नहीं पता पीयर प्रेशर जो चल रहा था वो सहन नहीं कर पा रहा था वहाँ पर। वो है ना, उससे बार बार बताया जा रहा था कि तू काला है, तू मोटा है, तू गरीब है। ये बहुत आजकल आ गया है, बहुत चल रही है, बहुत आ गया है ना। रेसिस्ट की बातें की जाती है स्कूलों में बच्चों के साथ। इनफैक्ट आज के समय तो यहाँ तक भी बच्चे हो गए हैं कि धर्मों की भी बातें करने लग गए हैं, कम्युनल बातें करने लगे हैं स्कूल, जो कभी नहीं था स्कूल में। तो ये सब पीयर प्रेशर में बहुत बड़ा मैटर है। अब इसके लिए क्या है कि बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग सीखना करना बहुत ज़रूरी है। मतलब उन्हें क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हुआ, क्यों, कब, कहाँ, कैसे वो फैक्ट्स के चेक कर सके प्रॉपर वे से, ऑनलाइन का मिस इन्फॉर्मेशन को समझें कि इन्फॉर्मेशन गलत है, प्लस अपने पीयर प्रेशर के समय वो समझ सकें कि ये अलग है, मैं अलग हूँ, मेरे माता पिता कैसे भी हैं, कम भी कमा रहे हैं जैसे भी, लेकिन वो बेस्ट है ना। वो इतनी मेहनत करते हैं, इतनी तकलीफ़ करके 10-12 घंटे काम करते हैं। तो ये बच्चों में हम सेंसिटिविटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। सभी स्कूलों में, सभी कार्यक्रमों में बोलते हैं कि बच्चों में आप ये सेंसिटिविटी लाइए कि वो अपने माता पिता को नए नज़रिए से देखें, वरना पीयर प्रेशर से वो समाज को भी और पेरेंट्स को भी बहुत नेगेटिव देख रहा है वो। इसलिए पेरेंट्स बोलते हैं आजकल कि सर मैं इतनी मेहनत करता हूँ, इतना सब कुछ देता हूँ, उसके बावजूद भी मेरा बच्चा मेरे को अप्रिशिएट नहीं करता, रिस्पेक्ट नहीं करता, अटैचमेंट नहीं है उसको, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि वो किस चश्मे से देख रहा है। वो जिस चश्मे से वो देख रहा है वो पीयर का चश्मा है। तो इसीलिए बच्चों को स्कूल में हम लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं स्कूल में कि आप पीयर के एक मेंटरिंग ग्रुप बनाएं, क्लासरूम के अंदर में ऐसे सेशंस रखें जहां उन्हें रैशनल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग पे लाएं, यस कल्चर से हटा के उनको हम नो कल्चर सिखाएं, और उन्हें ये बताएं कि जो कुछ भी ऑनलाइन दिखाया जाता है वो सब सच नहीं होता, है ना, सब कुछ सच नहीं होता। वो राइट। तो इसका मतलब ये हो गया कि एवरी स्कूल दे शुड इनकॉर्पोरेट मेंटल हेल्थ सर्विस कैंप्स इन देयर एरियाज, राइट। तो मेरे ख्याल से ये तो शायद प्राइवेट स्कूल्स में होता है, लेकिन व्हाट अबाउट गवर्नमेंट स्कूल्स? नहीं, गवर्नमेंट स्कूल्स में भी होता है, बस सिर्फ फ़र्क क्या रहता है कि उसके अंदर में कि कोई अप्रोच, जैसे अभी हम लोग हैं, हम लोग तो सभी को अप्रोच करते हैं, पर कुछ लोग फिर गवर्नमेंट स्कूल जाना नहीं चाहते क्योंकि वहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं है उनका, उतना वो पे नहीं कर पाते। लोग सोचते हैं वहाँ क्या मिलेगा,
लेकिन जहाँ हमारे से हम लोग मिशन क्रिएट कर रहे हैं कि नहीं, बच्चा तो बच्चा ही है, गवर्नमेंट का रहे या वो सरकारी में रहे या प्राइवेट में, समाज में तो वही है। एक स्विमिंग पूल के अंदर में अगर सरकारी बच्चा जाता है और प्राइवेट का जाता है, अगर ख़राब होना रहेगा तो दोनों ही ख़राब करते, दोनों को ठीक करना पड़ेगा ना। राइट, क्योंकि उसमें मेरा बच्चा भी तो जाने वाला है स्विमिंग करने के लिए। अगर वो पानी ख़राब होगा तो मेरे बच्चे के नाक में भी जाएगा। ये जब तक हम सोचेंगे नहीं, हाँ, तब तक ये दोनों को बराबरी भी नहीं देखेंगे लोग। सब गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लेना ही चाहिए बिल्कुल। कि राइट। वन मोर थिंग, बहुत सारे बच्चों में सेल्फ डाउट आ जाता है, लो सेल्फ इस्टीम आ जाता है जब वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं, या बिकॉज ऑफ पीयर प्रेशर एंड बिकॉज ऑफ ऑल अदर थिंग्स, लाइक किसी के पास अच्छा मोबाइल रहता है, उसके पास नहीं रहता, या फिर मार्क्स किसी के कम आ जाते हैं, कोई 90% वाला है, कोई 60% वाला है। इसके वजह से बहुत सारे बच्चों में देखा गया है कि थोड़ा सा लो सेल्फ एस्टीम आ जाता है, डेवलप हो जाता है। तो हाउ टू टैकल इट, या उनको काउंसलिंग कराना चाहिए कि कैसे, उनको ये सोल्यूशन क्या है इस चीज़ का? देखिए, हर चीज़ का, जैसे सारे प्रश्नों के पीछे सबसे इम्पोर्टेंट, हर चीज़ का देयर इज़ अ कॉज एंड देयर इज़ एन इफेक्ट। हर चीज़ का कुछ ना कुछ कारण है। तो कारणों की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं ब्रेन, और हम बात करते हैं माइंड के बारे में। ब्रेन हार्डवेयर है, खोल के देखेंगे तो दिखेगा, और माइंड जो ये सॉफ्टवेयर है, दिखता नहीं है ये, है ना। तो मन के दो हिस्से हैं, हमारे कॉन्शियस माइंड है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। तो सबकॉन्शियस माइंड जो ये 90% का हिस्सा है, जहाँ सारी अच्छी बुरी फाइलें जमा होती है। बचपन से जो कुछ भी बच्चे ने देखा, माता पिता का व्यवहार देखा, सब कुछ जमा होता है उसके अंदर में। अब ये, क्योंकि ये हमारा सॉफ्टवेयर है और गलती से इसके अंदर कोई वायरस घुस गया, तो ये क्या करता है, बाकी फाइलें करप्ट करना शुरू कर देता। ये फाइल किसी भी चीज़ की खराब हो सकती है, उसकी पढ़ाई की, उसकी नींद की, उसकी सोच की, उसकी हेल्थ की, वजन की, कोई भी खराब हो सकती है। तो क्या बेसिकली हमने देखना चाहिए कि क्या हम इस वायरस को स्कैन कर पा रहे हैं, नया सॉफ्टवेयर लोड कर पा रहे हैं, और क्या इसके अंदर एंटीवायरस डाल पा रहे हैं क्या। तो बच्चों को जो सेल्फ डाउट होता है, ये सेल्फ इमेज के कारण से, खुद को देखने के नज़रिए से होता है। खुद का नज़रिया कब बिगड़ता है, जब आसपास के वातावरण में हमें एप्रिसिएशन की कमी होती है। मन की कुछ नीड्स रहती है, अटेंशन की, अफेक्शन की, एप्रिसिएशन की, नर्चरेंस की, सकरेंस की, कोई मुझे मान्यता दे, ऐसी नीड, हमारी 15-16 नीड्स रहती। कोई नीड पूर्ति नहीं हुई बच्चे की, तो ये वायरस बन के घुस जाता है। अब नीड पूर्ति कहाँ से होगी, माता पिता से, समाज से, टीचर से, इन सब जगहों से होगी। अनफॉर्चुनेटली क्या है हमारे यहाँ पर, कि हमारे यहाँ पे स्कूलों के अंदर में भी मार्क्स अच्छे मिले तो ही तारीफ मिलती। हाँ, कोई बच्चे ने किसी की मदद किया, उसकी तारीफ नहीं मिलती। राइट। कोई बच्चा अच्छा हम्बल है, क्लास में रिस्पेक्ट करता है टीचर के, उसकी तारीफ नहीं होती, है ना। तो एप्रिसिएशन हमारे समय से, स्कूल से लेके आज तक, टीचर क्लास में आके बोलती रही, कोई नहीं बोलेगा, मैं बोलूँगी, है ना। 15 साल तक कि उसको ये कहा गया कि सिर्फ क्लास टीचर बोलेगी, और 15 साल के बाद फर्स्ट ईयर में आता है तो फिर बच्चे को बोलते, तू बोलता क्यों नहीं, तू सक्सेस नहीं होगा। तो इतने साल तक तो उसको सप्रेस कर दिए कि तू एक्सप्रेस नहीं करना। तो उसी में हमारा एप्रिसिएशन भी दब जाता है, क्योंकि हमको बचपन से अच्छी चीज़ों के लिए एप्रिसिएशन नहीं, मार्क्स के लिए एप्रिसिएशन मिला। माँ बाप को बहुत अच्छा कब लगता है, जब अच्छे स्कोर्स आते, पर उसने किसी चींटी को जाते जाते पैर रखने से बचाया, या किसी बच्चे को उठा के हेल्प कर लिया, छोटे बच्चे को किसी किनारे पे पहुंचाया, इसके बारे में माँ बाप कुछ नहीं। इनफैक्ट आजकल तो बोलते कि मेरा बच्चा कहीं इम्प्रैक्टिकल ना हो जाए, ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है सर, ये ज़्यादा लोगों की हेल्प करता है, आगे जाके लुट ना जाए कहीं ये। तो क्या होता है, इससे सेल्फ इमेज बच्चे का गिर जाता है। एक तरह से उसकी स्कूल की मॉरल साइंस की किताब कुछ और कहती है, और प्रैक्टिकल चीज़ें ज़िंदगी में कुछ और कहती है ना। तो इस बीच में फंसा हुआ है। तो ऐसे समय पे बच्चा ये समझ नहीं पाता है कि आखिर मेरा सेल्फ इमेज किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, तो सेल्फ डाउट आता है। मान के चलिए एक बच्चा है जो स्कूल में 5-7 लड़कियों के साथ बात करता है, उसकी मदद करना चाहता है, सब लड़के उसको बोलते हैं, अरे तू लड़कियों के साथ काहे के लिए रहता है। तो यहाँ बता रहे जेंडर इक्वलिटी के बारे में यहाँ उसको कह रहे, तू लड़कियों से क्यों बात कर, टीचर बोलती लड़कियों के साथ ज़्यादा मत रहा कर। कल ही सेशन हुआ था जेंडर इनक्वलिटी के बारे में, और यहाँ बात नहीं करना। स्कूल में हम जाते हैं तो हम देखते हैं लड़कियों को इस तरफ बिठाते, लड़कों को इस तरफ बिठा देते। मैं पूछता हूँ कई बार, ये बात तालिबान क्यों बना लिया आपने, जब जेंडर इक्वलिटी की बात कर रहे हैं तो इतना दूर दूर क्यों बिठाया, क्या हो जाएगा ऐसा। तो ये जो डिस्क्रिपेंसी है ना, इसके कारण से बच्चों के सेल्फ इमेज पे आ जाता है। वो समझ नहीं पाते कि जो बताया जा रहा है और जो हो रहा है, इसके बीच में कैसे डिफरेंस करें। तो बच्चे को अगर सेल्फ इमेज ठीक करना है तो एक, उसके आसपास के वातावरण में उसका एप्रिसिएशन जो है वो प्रॉपर करना पड़ेगा, जो कि पेरेंट्स स्कूल के माध्यम से हो सकता है। दूसरा ये कि बच्चा खुद को नज़रिए से छोटी छोटी चीज़ों को खुद ही अपने आप को वो रिवॉर्ड कर सकता है, नॉट नेसेसरी कि कोई उसको देखे ही,
है ना, अपने आप को वीक। अगर पेरेंट्स को पता चले कि ये बच्चे में ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, नेगेटिविटी आ रही है, तो दे शुड कंसल्ट यू, राइट? देखिए, मेरा मानना ऐसा है कि मैं तो उन साइकोलॉजिस्ट में बिलोंग करता हूँ जो मेरा मानना है कि हमारे यहाँ पर कंसल्टेशन या काउंसलिंग घर में ही होती है। इंडिया इज़ लैंड ऑफ काउंसलर्स, है ना। बहुत सारी प्रॉब्लम हम घर में सुलझा सकते हैं, क्योंकि घर में हम सुनना नहीं चाहते हैं, इसलिए हमारी ज़रूरत पड़ती प्रोफेशनल्स की, है ना। नहीं तो इतने साल पहले तो ऋषि मुनि थे, वो समझाते थे, बाद में टीचर्स थे, मास्टर जी थे, वो समझाते थे। तो तब कहाँ लगते थे काउंसलर साइकोलॉजिस्ट हमारे जैसे, क्योंकि अब घर में सुनने को तैयार नहीं है। तो अगर घर में कुछ प्रॉब्लम सुलझ जाए तो बहुत अच्छी बात, बट अगर ऐसी कोई समस्या है जो जानलेवा है, बच्चे को कोई नुकसान हो रहा है मानसिक रूप से, पर्सनालिटी से, पढ़ाई में कहीं उसका, ऐसा जब कोई थ्रेट आता है, तब मेरा मानना रहता है कि उन्हें काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए। ओके। छोटी छोटी चीज़ों के लिए नॉट नेसेसरी कि काउंसलिंग का धंधा बढ़ाने की जरूरत है कोई। ओके। ओके। है ना, खुद ही घर में सुलझ सकते हैं सब। ओके। तो बच्चों ने भी ये ध्यान रखना चाहिए कि हार्ड वर्क ब्रिंग्स सक्सेस, बट बैलेंस इट ब्रिंग्स पीस इन माइंड। और ये भी ध्यान रखें कि नन्ही चींटी जब पहाड़ पर चलती है, वो 100 बार चढ़ के फिर उतरती है, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि अल्टीमेटली जो उसका जो मेन जो मोटो रहता है वो चढ़ती है वहाँ पे। तो नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती उतरती 100 बार गिरती है, सारी मेहनत बेकार नहीं जाती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, आजकल क्रिमिनल माइंडेड लोग जो है वो ज़्यादा बढ़ गए हैं ऐसे मुझे लगता है, एंड यूथ दे आर मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स क्राइम। तो कैसे इनके साथ कैसे डील किया जाए? देखिए, इसके पीछे सबसे पहले ये समझना है कि ये रातों रात तो हुआ नहीं है। हाँ, राइट। शुरुआती दौर से लेके ये समझिए कि अगर 70 के दशक में हम पकड़ें तो उस वक्त में जो हमारे फिल्म के हीरोज़ थे, राजेश खन्ना, देवानंद, धर्मेंद्र, ये सब रोमांटिक एरा की थे। हाँ, जैसे आपने कहा कि एनिमल और पुष्पा जैसे जो हीरोज़ हैं उनको आजकल लोग ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो उस वक्त में जो ये सब हीरोज़ थे, तो उस वक्त में ये रोमांटिक का था, पेड़ के आसपास गाना गाते थे और बाप और बेटे का झगड़ा दिखा। आजकल पेड़ ही बंद हो गए। पेड़ ही बंद हो गए और प्राण ओम प्रकाश रहते थे, बोले घर से निकाल दूंगा, बेदखल कर दूंगा, निकल जा जायदाद से। हीरो बन के वापस आता था, अमीर बन के आता था, स्टोरीज की लाइन ऐसी रहती थी। और फिर बाद में 80 के दशक में फिर एग्रेशन आया मूवीज़ में। हाँ। अमिताभ बच्चन ने कूली में चिल्ला चिल्ली शुरू कर दिए और सब लोगों ने बड़े बड़े बाल रखना शुरू किया। वहाँ से फिर मसाला मूवीज़ आते आते मिथुन विथुन तक धीरे धीरे बढ़ता रहा सब कुछ है। तो हम लोग इंडिया में हमेशा ना हीरो को बहुत ज़्यादा वर्शिप किया है। यस। जो दिखाया मूवी में हम उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करते रहे, जैसा भी रहा वैसी बाल रखना, वैसी सब कुछ करना। और ये बात जो है हमसे पहले जो क्रिमिनल है उनको अच्छे से समझ में आई कि इंडिया की सोच को बदलना है तो मीडिया पे कंट्रोल करिए। जैसे ब्रिटिशर्स को समझ में आया था कि इंडिया का अगर सत्यानाश करना है तो इनकी कल्चर को ख़त्म करिए, इनका एजुकेशन ख़त्म करिए। तो 1800 के समय पर उन्होंने ऐसा कर दिया। तो वैसे ही मीडिया के समय पे भी इनको ध्यान में आया कि अगर हम इनकी मीडिया पे अपना कंट्रोल कर लेंगे तो हमें जो कुछ दिखाना है उस वक्त में, जो इनसे करवाना है हमको दिखा दे, ये करने लग जाएंगे। तो गए 10-20 साल के अंदर में मूवीज़ के अंदर में ये सब बदलाव आना शुरू हुआ और मूवीज़ को लोग अडॉप्ट करना शुरू कर दिए, मीडिया को अडॉप्ट करना शुरू कर दिए, जिसे हम कहते हैं कल्चर है, जिसे हम कहते हैं नॉर्म हो गया। अब क्या हो गया पिछले 5-10 साल के अंदर में क्या हुआ है, स्पेशली लास्ट 5 ईयर्स के अंदर में, लॉकडाउन के बाद से लेके अब जो चीज़ें पहले एबनॉर्मल थी, जो चीज़ें क्राइम था, अब वो उनके लिए कल्चर बन गया है, अब वो उनके लिए नॉर्म बन गया है। मेरे पास 18-19 तक भी पेरेंट्स आते थे कि मेरा बच्चा गाली बकता है, इसकी काउंसलिंग करिए। उनके लिए चिंता का विषय था। आजकल तो इट इज़ कॉमन हो गया। तो अब उसके लिए कोई नहीं आता। अब मेरे पास काउंसलिंग के लिए कोई गाली गलौज के लिए नहीं आता। पूरा क्लास लड़के लड़कियां एक से बेहतरीन इन्वेंटेड गालियां दे रहे हैं। हाँ, तो और पेरेंट्स उनका सेंटेंस ही वहाँ से शुरू होता है। और मदर भी दे रही है, Yes. फादर भी दे रहे हैं। अब उनके घर में कल्चर बन गया है कि वो आपस में उनके सामने बोलते हैं तो ये नहीं सोचते कि बच्चा सुन रहा है। तो क्या हो गया, अभी कल्चर नॉर्म बन गया वो। अब वो कल्चर और नॉर्म बन गया तो वैसे ही सेम पिछले 5 साल के अंदर में जो ये क्राइम वाला फैक्टर है, जैसे मुझे स्कूल्स में कहते हैं कि सर मुझे ना एथिकल हैकर बनने का है। बोला एथिकल चोर होता क्या कोई? बोले नहीं। बोले तो बोला एथिकल हैकर क्या होता है? तो मतलब ये कि सर मेरे को हैक करने का है। तो हैक क्यों करना है? ताकि मैं किसी पे कंट्रोल ला सकूँ।
मैं किसी का पैसा अपने इस पे ट्रांसफ़र कर सकूँ। तो लोगों को अब हैकिंग जो है ये प्रोफेशन दिखने लग गया। मैं बात कर रहा हूँ अल्फ़ा जनरेशन की, जेनजी जनरेशन की, 2000 के बाद की। अब इनके दिमाग में अगर किसी का पैसा मेरे पास आ गया, ये ख़राब चीज़ नहीं है। तो नई जनरेशन का कैसा हो गया अभी गए मतलब आप समझिए कि 30 साल के नीचे तक इनका मानना ये कि पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है, कैसे कमाया गया ये पे प्रश्न नहीं पूछूंगा आपसे, ओके। है ना। वेदर आपने सट्टे में कमाया, बेटिंग में कमाया, पोकर खेल के कमाया, रम्मी से कमाया, आपने कोई ऑनलाइन एक्सटॉर्शन किया है, इसका मायना नहीं। पैसा है ना आपके पास तो यू विल वैल्यूड। तो क्या हो गया, ये पिछले 1-2 जनरेशन से हम लोगों ने बच्चों के सामने जो बोलना शुरू किया कि बेटा पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है ज़िंदगी हाँ, में, right. पैसा रहेगा तो तेरे को पूछेंगे वरना तो घर से बाहर निकाल देंगे। ये 20 साल में अब्जॉर्ब हो गया, हमने डाला इनके साथ। सोर्स नहीं देख रहे हैं, दे आर गिविंग इम्पोर्टेंस ऑन मनी। तो फास्टेस्ट फास्ट होना। पहले के समय पे कोई सोचता था मैं 5 साल पे बाबू बनूंगा, फिर क्लर्क बनूंगा, फिर जीएम बनूंगा, फिर 20 साल में ऐसा रहेगा। तो उसका प्लान रहता था 30 साल का। अब क्या बोलते हैं, 30-35 में रिटायरमेंट चाहिए, 40 में तो मेरे को अपना आइलैंड चाहिए, है ना। छोटे छोटे बच्चे स्कूल में क्रिप्टो करेंसी यूज़ कर रहे हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, फास्ट मनी होना इनको। तो फास्ट मनी के चक्कर में क्या हो रहा है, क्राइम बहुत बढ़ रहा है। बच्चे ड्रग पेडलर भी बन रहे हैं, ड्रग्स बेच रहे हैं, उटपटांग, ये समझिए आप, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स में एंटर हो रहे हैं। अब उनके लिए भी बड़ी बात नहीं है ना, सिंगलहुड होना, एस्कॉट होना, इस प्रकार के किसी गलत शारीरिक धंधों में जाना, अब उनके लिए भी कोई बड़ी बात नहीं है। उसको नए नए नाम दे देते हैं, सिचुएशनशिप, ये शिप, वो शिप, अलग अलग नाम दे देते हैं। लोग कहते हैं कि नहीं हम तो इसी में थे, फ्रेंड्स विद बेनिफिट। तो क्या काउंसलिंग से कुछ पड़ता है इन पे असर? मैं अगर सच कहूँ आपसे इस वक्त में, जो कि सबको सुनने वालों को भी आश्चर्य लगेगा, मेरे कलीग्स भी नाराज़ हो जाएंगे, बाकी लिए भी सब सोचेंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ, पर जो मेरा 25 साल का अनुभव है, 2500-2400 के करीब मेरे वर्कशॉप है क्रॉस वर्ल्ड हुए, और 25 साल के बाद तो ऐसा समझिए कि किसी सर्जन ने 25 साल सर्जरी किया तो वो ये सोचेगा कि उसका हाथ बहुत अच्छा हो गया सर्जरी में, आज तो वो किसी को भी ठीक कर सकता। पर 25 साल के बाद में मेरा कॉन्फिडेंस इनफैक्ट कम होते जाता कई बार देख के कि ये प्रॉब्लम रिपेरेबल है क्या, क्योंकि आप इंडिविजुअल को ठीक कर सकते, आप समाज को ठीक नहीं कर सकते। उसके लिए पूरे समाज को सामने आना पड़ेगा, सबको, सारे स्टेक होल्डर्स को आना पड़ेगा, सरकार को, स्कूलों को, पेरेंट्स को, कम्युनिटीज़ को, धर्म को, सबको साथ आना पड़ेगा, तो ये रिपेरेबल होगा। वरना ये मैं महीने में 100-200 लोगों को ठीक करता हूँ, साल में 1000-2000 को करता हूँ, कहाँ तक पहुँच पाऊँगा मैं इंडिया में, कहाँ तक जाऊँगा। आज हम लोग ये जो प्रोग्राम चलाते हैं साइबर का, आप बिलीव नहीं करेंगे, सिर्फ नागपुर में चल रहा है ये। हम लोग देहरादून, नागपुर, पुणे 2-3 जगह कर रहे हैं। पूरी इंडिया 22-23 स्टेट्स में भी जा चुका हूँ, किसी स्टेट में इसको लेके गंभीरता नहीं है, किसी को भी समस्या का अंदाज़ा नहीं है। हम ही लोग कर रहे हैं नागपुर में, पूरे वर्ल्ड मैप पे। मैं यूएन गया था, वहाँ देखा 80% कंट्रीज़ को इसके बारे में जानकारी नहीं थी जो हम यहाँ कर रहे हैं। बोले तो बहुत बड़ी चीज़ कर रहे हैं आप लोग, नागपुर जैसी चीज़। कई लोग आए भी नागपुर में से मिलने के लिए, सिंगापुर से आए, ग्रीस से आए मिलने के लिए, यहाँ पर नागपुर मिलने आए, क्योंकि हम लोग नागपुर में ही कर रहे हैं। तो मैं कहाँ तक पहुँच पाऊँगा। तो मेरी तो हमेशा रिक्वेस्ट रहती है सारे समाज को कि आप सब लोग मिल के आएँ, सामाजिक तौर पे इसको अपने को जड़ से निकालना पड़ेगा। तो मैं कहूँगा ये ट्रीटेबल प्रॉब्लम है, वरना कंट्रोलेबल है सिर्फ। हाँ, यानी ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें द होल कम्युनिटी, पेरेंट्स, टीचर्स, एवरीवन शुड कम फॉरवर्ड एंड फाइंड अ सॉल्यूशन ऑन दिस प्रॉब्लम। क्योंकि आई एम अ लेक्चरर एंड आई सी कि 5th क्लास के बच्चे जो है दे यूज़ स्लैंग लैंग्वेज एंड मैंने उनको बहुत सारा ऐसा नॉलेज रहता है जो शायद हमें नहीं था एट दैट टाइम। तो कैसे, यानी ये बच्चों का, एंड दे कुछ भी बोल देते हैं, अपने मम्मी के लिए कुछ भी बोलेंगे, फ्रेंड्स को कुछ भी बोलेंगे, एंड दे गो इनटू सच एक्टिविटीज़ जहाँ उनको नहीं जाना चाहिए, राइट फ्रॉम द वेरी अर्ली एज, लाइक 7th स्टैंडर्ड से। तो क्या काउंसलिंग कैसे करें इन बच्चों की? देखिए, काउंसलिंग के लिए अगर हम लोग अभी टेक्निकली काउंसलिंग की बात करें तो पेरेंट्स को ये आई एम टॉकिंग अबाउट पॉर्न थिंग्स एंड या गॉट इट, यस, बिल्कुल। मेरे पास में स्कूल्स में क्लास 2 के बच्चे हैं जो पॉर्न देखते पकड़े गए हैं। प्यूबर्टी जो है, हार्मोनल चेंज जो है वो बहुत एक्सेलरेट हुआ है।
8.5 ईयर्स में बच्चों को प्यूबर्टी है, पहले 14 साल में थी नागपुर में, है ना। यूरोपियन कंट्रीज में यूरोपियन कंट्री में 6.5 साल के बच्चे भी हैं वहाँ पर, है ना, जिनको अभी रिसेंट जो टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल आया था उसमें 7 ईयर्स के बच्चों को ब्रेस्ट डेवलपमेंट के बारे में उन्होंने रिपोर्ट डाला है। मतलब प्यूबर्टी हार्मोन्स एक्सेलरेट हो गए, तो जो प्रॉब्लम बाद में आती थी वो अभी होने वाली है, हो रही है। अब इसमें क्या हो गया कि कम एज में बच्चों के साथ में पेयरिंग का, क्रश होना, रिलेशनशिप में जाना क्लास 1 में शुरू हो गया है। क्लास 2 के बच्चे पॉर्न, क्लास 4 के बच्चे न्यूड सेल्फीज एक्सचेंज करते हैं। क्लास 4th 5th के बच्चे, उन्होंने मस्टरबेशन के बारे में स्कूल्स में हमसे आके बात किया। यस, इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम, यू नो, नाउअडेज। 9-10 साल के बच्चे, जो कि पहले सोचता था इसको क्या समझता है, पर वो 9-10 ईयर्स की एज में वो लोग कहते हैं कि हम लोग को एडिक्शन भी है और मस्टरबेशन का एडिक्शन भी है। तो टीचर्स और स्कूल काउंसलर घबरा जाते कि हम तो उनको छोटा सा बच्चा समझ रहे थे 3 दिन से। तो अब ये मान के चलना है कि जेनजी अल्फा की प्रॉब्लम जो है वो यंगर एज में है। सुसाइडल टेंडेंसीज भी 4th-5वीं से नीचे पहुंच गई अभी। कई स्कूल्स के बच्चे हमारे पास माइक लेके आके बोले कि मुझे पिछले हफ्ते भी अपने आप को लटकाने की कोशिश की, मैं नहीं लटक पाई फ़ैन पे, ऐसा भी आके बताया। तो इसका मतलब ये अभी एज क्राइटेरिया नहीं है, क्लास क्राइटेरिया नहीं है, इकोनॉमिक क्राइटेरिया नहीं है किसी बच्चे के डिप्रेशन में जाने का, इस प्रकार की किसी समस्या में जाने का। तो पॉर्न एडिक्शन अब कैसा है, कोई समय पे रास्ते पे किताबें मिलती थी मनोहर कहानियाँ टाइप्स की, उसके बाद में VCR आया, लोग उसमें देखते थे, उसके बाद में CD आई, CD के बाद पेन ड्राइव आई। तो कभी ऐसा ज़माना नहीं था जब पॉर्न नहीं था। Now it is there on your fingertips. ऑन द फिंगर टिप्स में। तो मुझे लगता है कि पॉर्न एडिक्शन से ज़्यादा पॉर्न एडिक्शन की मात्रा उतनी नहीं है, क्योंकि उनके पास अवेलेबल है, उन्हें पता है मैं कल भी देख सकता हूँ, छुपा के देखने की उसको नीड नहीं है, वो रूम में चला गया तो कभी भी देख सकता है। दिक्कत ये है कि उसको अप्लाई करने का मैटर, हाँ, राइट, है ना, इम्पल्सिव से उसको अप्लाई करने का मैटर। तो लड़के लड़कियां बहुत कम एज में स्मूच केसेस, सेक्सुअल इंटरकोर्स के बारे में, इस बारे में स्कूलों में बात कर रहे हैं। और अभी कई रील शॉर्ट्स आए हैं, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आई है जहाँ पे बच्चों ने इस प्रकार के रेप करने की कोशिश किया छोटे बच्चों के साथ, 10 साल 11 साल के बच्चों, इलोप हो रहे हैं। अभी रिसेंटली इवन कमिश्नर साहब ने भी उस दिन कहा कि प्रिंसिपल्स को कि आप इलोपमेंट के बारे में सोचिए, बच्चे भाग रहे हैं। हाँ, तो वो भी अभी बहुत, एक केस हुआ अभी है। एक केस हुआ है, तो उसके ऊपर बहुत चिंता है अभी सभी डिपार्टमेंट्स को कि छोटे बच्चियां 10-12 साल की लड़कियां 15-16 साल लड़कों के साथ भाग जा रही है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वो अपने इम्पल्स को कंट्रोल नहीं कर रही है। सेक्सुअल इम्पल्सिस भी हो सकते हैं उसके अंदर में, है ना, उन्हें बहुत जल्दी है उन चीज़ों की, मान के चलिए भावनाओं तो है ही इनकी प्रॉब्लमेटिक, लेकिन सेक्सुअल कंट्रोल भी नहीं है उनके साथ। तो ऐसे कंडीशंस में हमें इन बच्चों के साथ में सेक्सुअल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है बताना, इन लोगों के साथ खुल के घर में बात करना ज़रूरी है। खुल के बात करने का मतलब पेरेंट्स को लगता है कि खुल के बात मतलब हम पॉर्न के बारे में बात करें, वो नहीं। उन्हें ये बताना बहुत ज़रूरी है कि कुछ चीज़ें नॉर्मल हो सकती है इसके अंदर में, कुछ चीज़ों को आप हमसे शेयर कर सकते हैं, कुछ चीज़ें आप मत बताइए, अपने दोस्तों से ही शेयर करेंगे। तो अगर हम उनके साथ ये बात करना शुरू करें तो उनके मन में जब भी ऐसा कोई थॉट आया ऐसा जो अनकंट्रोलेबल है, वो पेरेंट्स को बता सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली अपने पीयर ग्रुप को बताते तो क्या होता, अंधा अंधे को रास्ता दिखा देता, है ना। पीयर ग्रुप को तो मालूम ही नहीं, तो वो उसको और गलत बता देता। फिर वो ऑनलाइन जाते हैं, ऑनलाइन में वहाँ आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, ऐसे ऐसे कई बेवकूफ़ों ने लिखे हुए हैं जिसके अंदर में रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी रह सकता है, मिस इन्फॉर्मेशन रह सकता है, तो वो उसको पढ़ लेते हैं वहाँ पर। तो यहाँ अपने को ये जानना जरूरी है कि अगर बच्चा कहीं सेक्सुअल प्रॉब्लम में, पॉर्न एडिक्शन में कहीं पे भी है, वो ऑब्सेशन में एंटर हो सकता है, जिसमें मेरे पास बहुत सारे बच्चे हैं, मतलब उन्हें दिमाग से निकलता ही नहीं है वो सेक्सुअल थॉट्स। मेरे पास एक केस था जहाँ पर एक बच्चा, उसने बाय मिस्टेक, लॉकडाउन के टाइम की बात है, उसने मेल का देख लिया था, मैंने गे वाला देख लिया था, और उस दौरान पे वो थॉट ही नहीं जा रहा था, उसको बार बार वो पेन महसूस होता था कि ऐसे कैसे हो सकता है, कोई मेल किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। इट टुक लॉट ऑफ टाइम उसको उसमें से निकलने के लिए। तो इनके साथ ट्रॉमा भी आ सकता है बहुत बार इस प्रकार का। तो पेरेंट्स को ये देखना बहुत ज़रूरी है कि बच्चा उनसे शेयर करे, बताए उनको। अभी रिसेंटली नया ट्रेंड आ गया है बहुत कि बच्चों को अचानक ये महसूस होने लग गया है कि मैं ट्रांस हूँ, मैं गे हूँ, मैं लेस्बियन हूँ, मैं LGBTQ, ऐसा उनके दिमाग में आने लग गया सडनली, क्योंकि क्लास में बोलने लग जाते हैं कि तूने उसका हाथ पकड़ा ना तो तू गे है, तूने उसके साथ में ऐसा पकड़ी ना तो लेस्बियन है। तो वो थॉट उनके दिमाग से जाता ही नहीं है। ओके, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया और जो पीयर इन्फ्लुएंस दोनों आपस में मिल जाते हैं, फिर वो थॉट में आता है, तो फिर वो अपने आप को साबित करने के लिए कि मैं नॉर्मल हूँ या मैं उस ग्रुप को बिलोंग करता हूँ, उसके लिए वो कई कई प्रकार के चीज़ें करना शुरू कर देते हैं। वो आते हैं कई बार, कहते हैं कि सेक्स चेंज करना है, या मैं कोई डाउट है मेरे ऊपर में कि मैं हूँ क्या ऐसा।
तो आज के समय में नई समस्याएं जो है पेरेंट्स बहुत घबरा के आते हैं कि सर कल तक तो सब कुछ ठीक था रात तक के, और अचानक से दूसरे दिन सुबह ये कह रही है कि मेरे को तो सेक्स चेंज करना है जाके आज। जबकि कई लोगों का प्रॉब्लम एक्चुअल नहीं रहता है, वो इन्फ्लुएंस रहते हैं वो पीयर ग्रुप से, मीडिया से। That means schools they play a very crucial role to tackle all these things and I think कि mental health counseling जो है वो हर स्कूल में होनी ही चाहिए every month. इवन कम्युनिटी में भी। Yes, in community community also. also. And government should take such initiatives to do all these things. Lastly, I want to ask you, अभी जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है, लेटेस्ट जो न्यूज़ चल रही है रिगार्डिंग द वर्किंग आवर्स ऑफ द कॉरपोरेट सेक्टर, सुब्रमण्यम सर ने जो पूछा है कि वर्किंग आवर्स शुड बी इंक्रीज्ड बाय 90 आवर्स पर वीक होना चाहिए एंड हाउ लॉन्ग कैन यू स्टेयर एट योर वाइफ। तो मैं पूछना चाहूँगी कि आपकी क्या राय है, मीन्स इसका जो है क्या प्रभाव पड़ेगा यूथ के ऊपर, या दोज हु आर वर्किंग देयर, दोज हु आर वर्किंग इन द कॉरपोरेट सेक्टर। तो इससे प्रोडक्टिविटी तो डेफिनेटली कम होगी ही, और बाकी क्या इसके ड्रॉबैक्स हो सकते हैं? बिकॉज अगर हम 90 आवर्स पर वीक अगर हम काम करेंगे तो डेफिनेटली बाकी हमको फैमिली लाइफ जो है वो सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, और क्या इसके डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं? बहुत ही एक जोरदार कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट चले दोनों तरफ से, और मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि वेदर आवर्स इम्पॉर्टेंट है कि क्वालिटी इम्पॉर्टेंट है। राइट, एग्जैक्टली, है ना। क्वांटिटी अपन कितने भी करें, कोई अगर 150 घंटे भी काम करे और वहाँ पर वो वर्क आधा टाइम करे तो इससे बेटर है कि वो आधा करे, सबसे बड़ी बात। दूसरा ये कि जब हम लॉन्ग आवर्स वर्किंग करते हैं तो उस समय पे जब मूर्ति सर ने किया और हम लोगों ने सबने जो काम किया, मैंने भी 18 घंटे काम किया उस समय पे जब मैंने स्टार्ट किया था, पर उस समय पे हम लोगों का कोपिंग मैकेनिज़म्स और नई जनरेशन की कोपिंग मैकेनिज़्म में बहुत बड़ा फ़र्क है। खान पान का नहीं, डाइट तो उनकी अच्छी है, हम लोग की कुछ नहीं थी। अभी तो सब न्यूट्रिशन के बारे में सब जानकारी रखते, पर कोपिंग स्किल्स जो थी, सहन शक्ति जो थी वो डिफरेंट है। और पिछले कुछ सालों के अंदर में अगर हम देख रहे हैं कि जो कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं, हार्ट अटैक आ रहे हैं, जबकि सभी लोग वर्क लाइफ बैलेंसिंग पे आजकल वॉक करते हैं, मॉर्निंग उठ के पानी पीते हैं, योग करते हैं, सब कुछ तो ट्रेंड अभी आया है। उस समय तो हार्डली कुछ लोग योग करते थे, हार्डली कुछ लोगों को रामदेव बाबा पता था उस समय पे, इतना अवेयरनेस था। आजकल सब कुछ करने के बावजूद भी इनके साथ में जब इतने सारे हेल्थ के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, मल्टीपल रीजंस उसके पीछे में, उनके सेलुलर रीजंस भी हैं, मेटाबॉलिक रीजंस भी हैं, माइक्रोब्स के रीजंस भी हैं, बहुत इलेबोरेट टॉपिक है ये, माइक्रोब्स के रीजंस भी हैं, गट के रीजंस भी हैं, और उनके साथ में जो स्ट्रेस से होने वाली प्रॉब्लम्स हैं, है ना, स्ट्रेस इंड्यूस प्रॉब्लम जितने भी हैं, वो जो बड़े हैं लास्ट 10-20 साल 25 साल में, तो ये सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए क्या हो रहा है, देयर आर 2 ऑप्शंस। एक तो ये कि इधर हम इन लोगों के कैपेसिटी बिल्डिंग करें, इन लोगों के ये सारे सिस्टम को इम्प्रूव करें, इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करें और ज़्यादा काम कराएं, है ना। अगर मुझे घोड़े को बहुत दौड़ाना है तो मुझे उससे खुराक भी वैसी देनी पड़ेगी, है ना, उस प्रकार की, ताकि वो जॉकी बन के दौड़ सके कहीं जाके वो, है ना। तो वो अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर तो ऑब्वियसली सेकंड ऑप्शन यही बचता है कि हम उतना काम ही नहीं करा सकते इन लोगों से। अब कई कंट्रीज़ में कैसा है, 4 डेज़ की वर्किंग का भी हुआ है, 4 घंटे 4 दिन का भी हुआ है। अब हमारे यहाँ पे क्या होता है, यूजुअली जब 5 डेज़ की वर्किंग होती है तो जो मेरे पास में पेशेंट्स आते हैं या जो मैं क्लाइंट्स देखता हूँ कॉर्पोरेट सेक्टर के, तो सैटरडे संडे क्या करते हैं, तो कई बार उसमें हस्बैंड्स बोलते हैं कि सर जब से सैटरडे संडे की छुट्टी हुई है ना, तो तब से लेके ना खर्चे बढ़ गए हैं, क्योंकि फिर बीवी बोलती है बाहर घुमाने चलो, वीकेंड मनाना है, सैटरडे संडे तो शॉपिंग जाना है, मॉल्स जाना है, बच्चों को भी पता है पापा आज फ्री है तो बाहर चलना है, तो सैटरडे संडे के एक्सपेंसेस, मतलब 8 सैटरडे संडे, जो 4 सैटरडे संडे, वो उनके पगार का आधा पार्ट हो जाता है, क्योंकि वो ना नहीं बोल सकते, ना बोलेंगे तो खाली बैठे हो, लेके क्यों नहीं चल रहे हो। मुझे तो जोरदार एक बार एक हस्बैंड ने कहा था, कपल ने बात पूरे, सर जब मैं 6 दिन काम करता था तो मैं उस वक्त पे काम करता था, आजकल 6वें दिन पे मैं चक्की पे और सब्जी की दुकान पे खड़ा रहता हूँ, तो इससे अच्छा मेरी ऑफिस थी। तो बोले आप इससे कैसे कंपेयर कर रहे हैं, बोले कि नहीं मुझे ऐसा लगता है कि दिन भर मुझे घर पे देखने के बाद में घर वालों का सोचना रहता है कि मैं वेला खाली बैठा हूँ तो कोई भी काम दे दिया जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो दिन शायद मेरा प्रोडक्टिविटी कोई और था। तो मेरा, लेकिन आपने वो दिन का इस्तेमाल अपनी हेल्थ के ऊपर में, अपनी इम्यूनिटी के ऊपर में, अपने फ्रेशनेस पे क्यों नहीं लाए, वो ज़रूरी था। तो क्या है, अगर 5 डेज़ वर्किंग करना है
तो कॉमन पर्सन को कॉर्पोरेट से लेके प्राइवेट सेक्टर को, गवर्नमेंट सेक्टर को सिखाना पड़ेगा पहली बात कि उसका 5वें दिन का इस्तेमाल क्या करना है, उसका पर्पस ऑफ लाइफ उसका क्लियर करना पड़ेगा। हम सभी लोगों का पर्पस ऑफ लाइफ डिफाइंड ही नहीं है। हाँ, राइट। तो उसका असर सीधे सीधे उसकी लॉन्जिविटी पर है। एक्चुअली हम कमा ही रहे हैं फॉर फैमिली, तो अगर फैमिली लाइफ ही नहीं रहेगी तो उसको पता तो रहना चाहिए कि मुझे अगर सैटरडे संडे घर रहना है तो बीवी को समय देना किसको बोलते हैं, बच्चे को समय देना किसको बोलते हैं। तो अगर वो नहीं मालूम है तो 5 दिन की वर्किंग कोई काम की नहीं है, फिर तो बराबर 90 आवर्स काम करे। और अगर सही में कम करना है तो कॉर्पोरेट ने पहले सिखाया उनको 1-2 साल तक कि हम आपको 5 दिन वर्किंग करवा रहे हैं, तो 5वें दिन की ट्रेनिंग लो पहले 6 महीने। ओके, हाँ, दैट इज गुड। तभी जाके आप कर सको। राइट। तो मुझे लगता है कि उनका बोलना बहुत सही था। ऐसा भी नहीं कि वो डिसएग्री किए, क्योंकि उन्होंने उनकी जनरेशन बेबी बूमर्स और जनरेशन एक्स के बारे में बात किया कि उनके समय पे 90 आवर्स, पर जेनजी अल्फा मिलीनियल्स के टाइम में, 80 के बाद की जनरेशन के टाइम में इनका पर्पस ऑफ लाइफ क्लियर नहीं है। इन्हें सब कुछ चाहिए भी और कुछ नहीं भी चाहिए। ये बीच में फंसे हुए डायलेमा वाली जनरेशन है। इंडो वेस्टर्न वाले 5 दिन काम करना चाहते हैं, 6वें दिन पार्टी करना चाहते हैं, 7वें दिन गायत्री मंत्र बोलना चाहते हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा कि रहें कैसे। तो पहले इनको सिखाना चाहिए, फिर 90 घंटा और 50 घंटे का डिस्कशन कंट्री में होना चाहिए। So that was Dr. Kriplani with his valuable insights on stress management and cyber awareness. And always remember that mind is a very powerful tool, and when nurtured, it can remove any obstacle in life. जो भी पेरेंट्स मुझे इस वक्त क्लास सुन रहे हैं और जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं, मेरा हमेशा मैसेज सभी के लिए रहेगा कि आपका सक्सेसफुल पेरेंटिंग कब है? जब आप आपके बच्चे को, परिवार को खुश देखते हैं, आपको लगता है कि आपका बच्चा खुश है। अगर आपके बच्चे के चेहरे पे नाखुशी है, डलनेस है, फटीग दिखाई दे रहा है, वो बार बार कह रहा है कि मैं बोर हो रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, सब कुछ करने के बावजूद भी अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा बार बार नाखुशी की बात करता है, मतलब या तो हमारी पेरेंटिंग में कहीं गड़बड़ हो गई है, या तो उसके साथ कोई डिप्रेशन, एंजाइटी की कोई समस्या है। इन लक्षणों को हम इग्नोर ना करें। और जिस मोबाइल को आपने हाथ में दिया है और आपने सोचा है कि आईफोन 16, 15 आपने स्टेटस के हिसाब से, या कोई भी मोबाइल आपने दिया है, तो एक्चुअली आपने उसके हाथ में एक ड्रग्स दिया है। एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी के माध्यम से मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि वो बच्चा फंस रहा है उसके अंदर में, उसकी सोच बदलेगी, उसका केमिकल बदलेगा, उसका ब्रेन का केमिकल बिगड़ जाएगा और आने वाले समय में ये ज़ोंबी के बराबर हो जाएगा। ये आज आपको नहीं दिख रहा है, इस वीडियो को संभाल के रखेंगे आप, 10 साल के बाद आप इस वीडियो को रिपीट करते हुए देखेंगे बार बार, क्योंकि 10 साल बाद आपको अंदाज़ा आएगा कि जो मैंने कहा, ये बच्चे रोबोट से कम नहीं रहेंगे अगर हमने बहुत जल्द कुछ सामाजिक लेवल पे, किसी प्रकार से स्कूल लेवल पे, सरकारी लेवल पे इसका इंटरवेंशन नहीं किया। और बच्चों को भी मैं बोलना चाहूँगा कि फ़न अपनी जगह सही है, मस्ती अपना जगह सही है, पर उम्र अनुसार आप लोग ये देखिए कि आप अपने दोस्तों के साथ सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं, उनसे बात करके खुश रहते हैं, उनके साथ खेल के बहुत खुश रहते हैं आप लोग, है ना। ये ऑनलाइन वाले आपके जो गेम वाले लोग हैं, जो ऑनलाइन में आपके जो पॉडकास्ट से लेके जब आप सुन रहे हैं मुझे सब कुछ इस दौरान भी, ये रियल नहीं हो पा रहा। आप अगर यहाँ बैठते तो आपको ज़्यादा मज़ा आती थी सुनने में, वहाँ देखने के आप रिपीट करेंगे, देखेंगे, ठीक है, बराबर है। वैसे ही आप रील शॉट, वो रियल नहीं है आपके सामने में, सच नहीं है वो चीज़ें। तो अगर आप रियल लाइफ में जाएं, रियल लाइफ से हटकर, तो लगता है कि आने वाले समय में हम इस समाज को, आपको बचा पाएंगे। वरना आने वाले समय में आप लोगों के लिए, मैंने अभी एक गोवा में एक बहुत बड़ा रिसोर्ट की शुरुआत किया है, ये सोचते हुए कि 10 साल के बाद अगर ये तरीका नहीं ठीक हो पाया तो आने वाले समय में मोबाइल डी एडिक्शन का वर्ल्ड का पहला रिसोर्ट हम लोग गोवा में ला रहे हैं, जहाँ पर लोग सिर्फ मोबाइल छुड़वाने के लिए आएंगे पूरे वर्ल्ड से। और मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारे हिंदुस्तानी बच्चे, हमारे भाई बहन दोस्त के बच्चे वहाँ पर आए।
तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, अभी मोबाइल देख लीजिए, ये रील्स देख लीजिए, थोड़ी देर के बाद में गेम छोड़ दीजिए। थैंक यू। एंड प्लस हस्बैंड वाइफ के लिए भी एक मैसेज दीजिए हम जो भी ना, इसके बाद जैसे बोलेंगे उसके बाद तुरंत ही थैंक्स का ओके। और कपल्स के लिए, स्पेसिफिकली कपल्स के लिए जो हस्बैंड वाइफ है, इतनी मिन्नतों से, इतने खर्चे करके, इतनी शादी में इतना बड़ा पंडाल लगा के, लोगों को इतना खाना खिला के, इतने महंगे घाघरे पहन के और महंगे कपड़े पहन के आपने शादी किए, और फिर अगले दिन पे मोबाइल पे लग गए, अगले दिन पे अपने काम में लग गए। तो ऑब्वियसली कोई अगर आपके साथ में अपने पूरे घर परिवार को छोड़ के आया है, अपना नाम, अपना अस्तित्व सब कुछ छोड़ के आया, तो उनकी भी कुछ अपेक्षा होगी, कुछ ना कुछ उनकी एक्सपेक्टेशंस होगी, साथ ही आपकी भी होंगी। तो मुझे लगता है कि जो भी कपल्स हैं वो आप ये देखें कि घर आने के बाद में आपका क्वालिटी टाइम कौन ख़राब कर रहा है। आपकी सास ख़राब नहीं कर रही है, आपकी ननद ख़राब नहीं कर रही है, और नहीं आपकी कोई टीवी ख़राब कर रही है। ज़्यादातर सभी लोग अभी इस वक्त में अपने अपने व्हाट्सएप में किसी न किसी चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, और बाद में जब किसी तरह की घटना हो जाती है, जब किसी प्रकार का तकलीफ़ आ जाती है, तब हम सोचते कि एक आधी बार मैं उसको कह देता कि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, एक आधी बार मैं उससे माफ़ी मांग लेता, एक बार मैं उसको कह देता शायद कि तेरे कारण से मेरी ज़िंदगी अच्छी बनी, सब कुछ। ये एक आधी बार के लिए हम राह देखते रहते हैं, बाद में ये सोचते नहीं है कि वो आज ही दिन है, इसी वक्त है, इसी सेकंड है। तो जितने भी कपल्स हैं, आप सभी लोग जिस दिन ये सोचेंगे कि ये लास्ट दिन, लास्ट घंटा, लास्ट मिनट, लास्ट सेकंड है, तो इतना प्यार आएगा अपनी बीवी और बच्चों पर, पति पर, कि आपको नफरत करने का, गुस्सा करने का मौका ही नहीं मिलेगा। पर ये ऑनलाइन देख के दूसरे की बीवी अच्छी लगने लग जाती है, दूसरे का हस्बैंड हीरो दिखने लग जाता है ना। वो सब फिल्टर लगा के लगे हुए हैं। आप ही की बीवी सुंदर है और आप ही का हस्बैंड सुंदर है, आप ही का बच्चा सबसे मासूम है, उसी को देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। Thank you, Dr. Kriplani, for sharing your valuable insights. And friends, always remember that social media is just a tool, it's not a destination. So let it remain as a tool only. And always remember that mind is a very powerful tool. When nurtured, it can remove any obstacle in life. अगर नाचना है तो जी खोल के नाचो, हंसना है तो बस जी खोल के हंसो। Thank you.